आप सभी दोस्तों को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। हम अकोमोडेशन एक्ट का चैप्टर 2 देख रहे हैं। सेक्शन 8 में हमने स्टैंडर्ड रेंट को इंक्रीज करने की गाइडलाइंस और प्रिंसिपल देखी। अब सेक्शन 9 में सेक्शन 8 के जो अमाउंट बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है लॉफुल, उसको बढ़ाने की बात हुई है। मतलब एक कंडीशन इंपोज करी है लॉ मेकर्स ने कि जो आपका इंक्रीज रेंट है ये किस तारीख से ड्यू एंड रिकवरेबल होगा। तो उनका कहना है कि आपने लॉफुल इंक्रीज करा, मान लो 8,000 रुपए था, आपने कुछ गाइडलाइंस देखी और आपको लगा कि इस रेंट को 8,000 से 850 हो जाना चाहिए क्योंकि बिजली का बिल बढ़ गया है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है परमिशन से, कुछ वाटर टैक्स बढ़ा है, लोकल टैक्स बढ़ा है ना। इस तरह से आपको लगता है कि सेक्शन 8 की लॉफुल चीजें लग रही है और मुझे इसका रेंट 8,000 से 8,850 कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि कब से कर देना चाहिए। तो सेक्शन 9 इस कब से कर देना चाहिए का एक आंसर है और ये कहता है कि आपको अपने टेनेंट को नोटिस देना है और नोटिस देने के 30 दिन के बाद आप उससे वो रिकवरी कर सकते हो, मतलब वो ड्यू एंड रिकवरेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 8 में लॉफुल इंक्रीज करने के लिए आपको एक परमिशन चाहिए होती है, किसकी? आरसीए की या टेनेंट की। और सेक्शन 9 में नोटिस की जरूरत होती है, किस बात के लिए? वो जो इंक्रीज अमाउंट है परमिशन से उसको ड्यू एंड रिकवरेबल बनाने के लिए। मतलब सेक्शन 8 मेक्स इंक्रीज लॉफुल और सेक्शन 9 मेक्स इंक्रीज ड्यू एंड रिकवरेबल। वो उसको लॉफुल बनाता है, लेकिन सेक्शन 9 अगर नहीं हुआ तो सेक्शन 8 काम का ही नहीं है, क्योंकि ड्यू एंड रिकवरेबल अगर जब तक आप बनाओगे नहीं उसे तब तक वो बनेगा कैसे। इसलिए उसको ड्यू एंड रिकवरेबल 30 दिन के बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट नोटिस इज गिवन, नोटिस देने के 30 दिन के बाद वो आप ड्यू एंड रिकवरेबल हो जाएगा। मान लो आपने लॉफुल इंक्रीज करा, सेक्शन 8 में आपको लगा कि ये 850 रुपए बनते हैं भाई साहब, इन चीजों को हमने ऐड किया है ना। अब अगर वो व्यक्ति मना बोलता है, अगर वो मान जाता है तो अच्छी बात है, अगले महीने आपके पास 8,000 की बजाय 8,850 आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, मान लो आपने 1 महीने इंतजार करा और उसके बाद उसने आपको वही 8,000 रुपए दे दिए, अब आप क्या करोगे? अब आप जाओगे आरसीए के पास, सबसे पहले आप इंक्रीज रेंट कराओगे उनसे लॉफुल, है ना, क्योंकि आरसीए पहले चेक करेगी कि आपने जो ये मन से इंक्रीज करा है ये लॉफुल इंक्रीज है या नहीं। जैसे ही आपका लॉफुल इंक्रीज प्रूव हो जाता है सेक्शन 10 में, कोर्ट ऑर्डर करेगी, आरसीए कोर्ट, किसको? टेनेंट को, कि इस तारीख से, मतलब जब से 30 दिन के बाद जब से वो अमाउंट देना चाहता तब से जब तक वो केस चलता है 2, 3, 4 महीने का पूरा आप रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि ड्यू एंड रिकवरेबल आपका 30 दिन की एक्सपायरी के बाद हो जाता है। उसके बाद वो दो छोटे से कंफ्यूजन हमें आते हैं सेक्शन 10 में जो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसको अभी से बता दूं। एक स्टैंडर्ड रेंट और एक इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेट कब से ड्यू एंड रिकवरेबल होगा? सेक्शन 10 के सबसेक्शन 7 में आरसीए को पावर है, प्रोवाइडेड डेट इन नो केस द डेट सो स्पेसिफाइड शैल बी अर्लियर देन 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हुई है, लेकिन ये प्रोविजो, ये सबसेक्शन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रेंट के लिए अप्लाई नहीं होता है। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रेंट रिकवरेबल इस तारीख से ही होगा। इसके ऊपर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 7 का प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की लिमिटेशन लगा दी गई है लॉ द्वारा कि आप इतने समय पुराना, मतलब 1 महीने तक, एप्लीकेशन के पहले के 1 महीने तक का आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड रेंट का। लेकिन आप जब इंक्रीज की बात होगी तो जब से ड्यू हुआ है वो रिकवरेबल, भले वो 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने एप्लीकेशन के कितना भी पहले हुआ, आपको ऑर्डर्स को करना पड़ेगा। ये बात करता है सेक्शन 9 ड्यू एंड रिकवरेबल की। अब इसका हम देखते हैं क्लॉज 2। दोस्तों, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 वो बताता है कि नोटिस कैसा होना चाहिए। नोटिस होना चाहिए राइटिंग में। वो बताता है कि नोटिस किसके द्वारा सिग्नेचर किया जाना होना चाहिए। इंक्रीज इन रेंट का नोटिस सिग्नेचर बाय लैंडलॉर्ड और ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। प्री में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, सेंड, उसको कैसा, आपको उस नोटिस को कैसे भेजना है, मतलब 3 रास्ते उन्होंने बताया कि उससे आपको भेजना कैसे है। फर्स्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी। सेकंड, पर्सनली में भी या तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों को, और परिवार के सदस्यों में सर्वेंट इज इंक्लूडेड, सर्वेंट को भी दिया जा सकता है। और लास्ट है, अगर वो कोई नहीं मिलता है तो एफिक्स्ड ऑन कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ अकोमोडेशन, है ना, उसके घर के बाहर चिपका दो कि भैया तेरा रेंट अब बढ़ने वाला है। अब कंफ्यूजन होता है कहां से?
यहाँ सर्वेंट से। तो हम 3 जगह हमने देखा है बेसिकली। क्रिमिनल में अगर हम सेक्शन 64 की बात करें, उसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो क्रिमिनल समन कभी भी एडल्ट मेल मेंबर को ही दिया जाएगा, मतलब ना फीमेल अलाउड है ना सर्वेंट अलाउड है। सिविल समन ऑर्डर 5 के रूल 15 बोलता है कि आप एनी एडल्ट मेंबर मेल या फीमेल आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन सर्वेंट अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर फीमेल नहीं थी, क्रिमिनल मामला है भाई, खून खराबा है ना, दूर रखो इनको थोड़ा सा। नेक्स्ट सिविल है, इनको नौकरों को दूर रखो, सर्वेंट्स को थोड़ा दूर रखो, महिलाएं ले सकती है ना, थोड़ा सा एक अपग्रेड हुआ मामला। नेक्स्ट एमपी अकोमोडेशन का जो नोटिस है वो घर में किसी को भी दे दो, एनी फैमिली मेंबर। एडल्ट भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और सर्वेंट का स्पेसिफिकली बोल दिया कि सर्वेंट को आप दे सकते हो। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि क्रिमिनल में क्या पोजीशन है, सिविल में क्या पोजीशन है, और एमपी अकोमोडेशन में क्या पोजीशन है। अगर हो सके तो बैरेक्ट में छोटी सी जगह बनाकर इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ताकि कंफ्यूजन को आप ऐसे ही अवॉइड कर पाएंगे जिस तरह से आप एक साथ तीनों को पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।